भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला, लाखों गरीबों की मेहनत और पसीना की कमाई। सुब्रत रॉय एक ऐसा नाम जिसने खुद को सहारा श्री कहलवाया। यह कहानी है सहारा स्कैम की। कैसे एक शख्स ने आम आदमी के सपनों को बेचा, अरबों रुपए इकट्ठा किए और फिर लोगों को मूर्ख बनाते गए। भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसे सहारा कहा गया। गरीबों का सहारा, मिडिल क्लास का सपना और करोड़ों निवेशकों की उम्मीद। लेकिन वही सहारा बना देश का सबसे बड़ा स्कैम। रिक्शा चालक से लेकर सड़कों पर दुकान लगाने वालों को ठगने वाला सुब्रत रॉय की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सहारा कंपनी ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया और अब कैसे फंस चुकी है जनता की मेहनत की पूरी कमाई। एक वक्त ऐसा भी था जब सहारा समूह के पास लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक होटल थे, अपनी एयरलाइंस थी और आईपीएल से लेकर फार्मूला 1 की टीम थी। यही नहीं, सहारा समूह भारतीय क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करती थी। कंपनी की पहुंच भवन निर्माण से लेकर वित्तीय सेवाएं, नगर विकास, म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा आदि सेक्टरों तक थी। लखनऊ समेत कई शहरों में जमीन की बड़ी होल्डिंग्स थी। देश भर में हजारों कर्मचारी इस कंपनी के लिए काम करते थे। कंपनी का अपना मीडिया साम्राज्य भी था। अपने शुरुआती दिनों में स्कूटर पर चलने वाले सुब्रत रॉय के सहारा परिवार की पार्टियों में राजनीति और क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड समेत तमाम दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां नजर आती थी। सुब्रत रॉय हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में उनके 2 बेटों की शादी में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे। इनमें 11,000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। 4 दिन तक चले शादी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों को निजी जेट से लाया गया था। सहारा ग्रुप अपनी कई संपत्तियों को बेच चुका है। पहले वाले ग्लैमर का अब कोई नामो निशान नहीं है। जानकारों के मुताबिक कंपनी की आर्थिक हालात बहुत कमजोर है। दरअसल में सुब्रत रॉय को जानने वाले उनको लेकर बहुत अलग अलग विचार रखते हैं। अपना नाम न बताने की शर्त पर उनको जानने वाले एक शख्स ने उन्हें डायनेमिक, सेल्फ मेड मैन और करिश्माई इंसान बताया है। उनका कहना है कि सुब्रत रॉय की आंखों में एक जादू सा था, क्योंकि जो भी व्यक्ति उनसे मिलते थे वह उनका मुरीद हो जाते थे। सुब्रत रॉय के करियर को लंबे समय से देख रहे वरिष्ठ खोजी पत्रकार शरद प्रधान उन्हें फाइनेंशियल जगलर या वित्तीय बाजीगर बताते हैं, जिसने गरीबों के सपनों को बेचा। शरद प्रधान के मुताबिक सहारा का ज्यादातर बिजनेस ऑपरेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब इलाकों में रहा, जहां गरीबी है और जहां लोग उम्मीदों पर जीते हैं, क्योंकि वहां लोगों की हालत सुधरती नहीं है। सहारा पर किताब लिखने वाले द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक और पत्रकार तमल बंदोपाध्याय के मुताबिक अपने चरम पर सहारा के 4799 दफ्तर और 16 अलग अलग तरह के बिजनेस थे। लेकिन अब नए माहौल में ग्रुप का बच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जानकारों के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद सुब्रत रॉय मीडिया से थोड़े अलग रहते थे। वहीं सुब्रत रॉय के एक बेहद नजदीकी व्यक्ति ने बताया कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने को लेकर अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। कई मायनों में सुब्रत रॉय की कहानी रहस्यों से घिरी है कि कैसे एक व्यक्ति चंद सालों में इतनी बड़ी कंपनी और इतनी संपत्ति का मालिक बन गया और सत्ता, राजनीति, बिजनेस, मीडिया और ग्लैमर के गलियारे में इतना बड़ा नाम बन गया। लेखक तमिल बंदोपाध्याय के मुताबिक सहारा की तेज प्रगति पर शुरुआत से ही ऐसे आरोप और सवाल उठने शुरू हो गए थे कि ये पैसा कहां से आया, क्या ये किसी दूसरे का पैसा है। लेकिन सुब्रत रॉय ने हमेशा किसी भी गलत काम करने से इनकार किया। सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बाजार नियामकों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच सुब्रत रॉय को जेल तक जाना पड़ा। दरअसल में सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ। बाद में परिवार गोरखपुर आ गया। उन्होंने गोरखपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की और सुब्रत रॉय ने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया। उनके पिता एक चीनी मिल में केमिकल इंजीनियर थे। वहीं उनके करीबी लोग कहते हैं कि सुब्रत रॉय बेहद मिलनसार व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो अपने बातों में अच्छे को उलझा दे और उसको एहसास भी नहीं होने दे।
कुछ लोगों के मुताबिक फाइनेंस में आने से पहले सुब्रत रॉय छोटा मोटा बिजनेस करते रहे, जैसे नमकीन की फैक्ट्री लगाना, नमकीन बनाना और उसे पैकेज करके बेचना। सहारा कंपनी की शुरुआत को लेकर कहा जाता है कि 70 के दशक के शुरुआती सालों में एक कंपनी बनारस चिट फंड के डायरेक्टर गोरखपुर आए थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई। अजय चटर्जी मासिक 15 रुपए पर कंपनी के मेंबर बन गए। उन्होंने सुब्रत रॉय को भी उस कंपनी का सदस्य बनाया। अजय चटर्जी के मुताबिक कुछ महीनों बाद सुब्रत रॉय के कहने पर उन्होंने उनकी मुलाकात कंपनी के प्रमुख खुराना साहब से करवाई, पर कुछ वक्त बाद एक कंपनी सुब्रत रॉय के हवाले कर दी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। अजय चटर्जी कहते हैं कि सुब्रत रॉय की बातों से लोग बहुत जल्द आकर्षित हो जाते थे। इस तरह साल 1978 में सहारा की शुरुआत हुई। सहारा का विस्तार ऐसे वक्त में हुआ जब देश के गरीब और पिछड़े इलाकों में लोगों के पास बैंक, पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट जैसी सुविधा नहीं थी। ऐसे में इन गरीब लोगों से, जिनके पास पक्की नौकरियां तक नहीं थी, उनसे हर दिन 10-20 रुपए लेकर जमा करने के नाम पर कंपनी के एजेंट लेना शुरू किए और भरोसा दिलाते गए कि कुछ महीनों या सालों बाद उन्हें अच्छे ब्याज के साथ एक मुश्त पैसे लौटा दिए जाएंगे। इस जाल में छोटे तबके के लोग फंसते गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी बहाने हमारी कुछ बचत हो जाएगी। घर में रखने से तो बेहतर है कि ब्याज के साथ हमें वापस मिल जाएगी। इसी लालच में मध्यम वर्ग से लेकर हर तबके के लोग इसका शिकार होते गए। ये ऐसा तरीका था जिससे कंपनी का तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया। हर दिन कमाकर पैसा जमा करने वालों में से कई लोगों के पास पक्के घर तक नहीं थे, लेकिन उन्हें एक अच्छे भविष्य की उम्मीद थी। इसके आधार पर वो अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बचाकर सहारा को दिया करते थे। उनके लिए भविष्य की जरूरतों, बेटी की शादी, बच्चों की आगे की पढ़ाई और घर बनाने के लिए पैसा जमा करने का यह बेहतर तरीका था। लोग कहते हैं कि 80 के दशक में इसी उम्मीद के भरोसे लाखों गरीब और वंचित लोग सहारा कंपनी से जुड़े। वहीं कंपनी पर लोगों का लगातार भरोसा करना इसके विस्तार का एक बड़ा आधार बन गया। धीरे धीरे सहारा का नेटवर्क गांव-गांव फैलने लगा। कंपनी के एजेंट हर गली, हर मोहल्ले में पहुंचने लगे और आम लोग 100, 500, 1000 रुपये तक जमा करने लगे और बदले में सहारा से सपनों का वादा मिला। मकान, जमीन, इंश्योरेंस और सुनहरा भविष्य का सपना। 90 के दशक तक सहारा भारत की सबसे बड़ी पैरेलल बैंकिंग कंपनी बन चुका था। सहारा ने अपने तमाम एजेंटों को एकजुट करने के लिए परिवार शब्द का प्रयोग किया। लखनऊ में उन्होंने सहारा शहर बनाया और वहीं से उनका साम्राज्य चलना शुरू हुआ। सहारा का बिजनेस मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे कई स्कीम थे। 90 का दशक आते आते सहारा भारत का सबसे बड़ा चिट फंड नेटवर्क बन गया, जिसके बाद सहारा लगातार बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटी से जुड़ने लगा और सहारा ने भारतीय क्रिकेट टीम को 2001 से लेकर 2013 तक स्पॉन्सर किया। साथ में अपनी देशभक्ति भी दिखाई। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान क्रिकेट जगत और फिल्म की दुनिया से सुब्रत रॉय एक गहरा जुड़ाव बनाते गया। सहारा स्त्री का ठाठ बाट प्राइवेट जेट्स, महलनुमा बंगले, लखनऊ का सहारा शहर, आलीशान टाउनशिप, नेताओं से करीबी मुलायम सिंह यादव, लालू, मायावती तक सबके साथ मजबूत रिश्ते ने एक सुब्रत रॉय को बड़ी पहचान दी। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान के मुताबिक यही वो दशक था जब सुब्रत रॉय कई बड़े नेताओं और बड़े लोगों के नजदीक आए। लेखक तमल बंदोपाध्याय के मुताबिक क्रिकेटरों और बॉलीवुड स्टार्स की नजदीकियों की वजह से सहारा के निवेशकों में कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ा और कंपनी का तेजी से विस्तार होना शुरू हुआ। इसका सीधा फायदा सुब्रत रॉय को हुआ। तमल के मुताबिक सुब्रत रॉय को सरकारी नियमों में बहुत विश्वास नहीं था और कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जानकारों के मुताबिक ऐसे मामलों में सवाल हमेशा उठता रहा कि पैसे के आने और जाने के बहाव के बीच कंपनी का संतुलन कब तक बरकरार रह पाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वह इस कंपनी के नियमों पर सवाल उठा सके। जानकारों के मुताबिक सहारा समूह के लिए परेशानी का दौर उस वक्त शुरू हुई जब सहारा की दो कंपनियों ने 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, जिसके बाद बाजार नियामक संस्था सेबी की निगाह उस पर पड़ी। फिर सेबी ने तुरंत जांच करना शुरू किया, जिसमें बेहद बड़ा फ्रॉड होने का उन्हें संकेत मिला। जिसके बाद साल 2010 में
सेबी ने सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करने को कहा और उनके दोनों कंपनियों को निवेशकों से पैसा लेने पर रोक लगा दी। सहारा के निवेशक कौन हैं, इन सवालों में तेजी आना शुरू हो गया था, जिसके बाद सेबी ने सहारा ग्रुप को कहा कि यह गलत तरीका है, कंपनी लिस्टेड नहीं है तो सीधे जनता से पैसा आप नहीं जुटा सकते हैं। लेकिन फिर भी सुब्रत रॉय अपने जीत पर अड़े रहे और सेबी के आदेशों को वैल्यू नहीं दिए। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए सहारा को झटका दिया और अपने आदेश में कहा कि सहारा को निवेशकों का पैसा के साथ साथ ब्याज भी वापस करना होगा, जो उसने लोगों से 24,000 करोड़ रुपए ली है। यहीं से सहारा के साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद सहारा ने दावा किया कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा दिया है, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो सुब्रत रॉय पेश नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश पर सेबी को अपने इन्वेस्टर्स के बारे में जानकारी देने के लिए साल 2013 में सहारा ने 127 ट्रकों में 31,000 कार्टून के बॉक्स में 3 करोड़ निवेशकों की जानकारी सेबी को भेज दी। कई हलकों में इस कदम को सेबी को डराने के तौर पर देखा गया, जिसमें सभी कागज लगभग फर्जी भेजे गए थे। जब सेबी ने उन सभी पेपर को जांच करना शुरू किया तो चौंकाने वाला जानकारी निकलकर सामने आया। निवेशकों के सूची में कलावती नाम की एक महिला का नाम 5984 बार आया। पते में सिर्फ जगह का नाम था। ऐसे में निवेशकों का पक्के तौर पर पता लगाना आसान नहीं था। जिसके बाद कई ऐसे निवेशकों का नाम बार बार आया और पता भी सेम ही, जिसके बाद आरोप लगे कि ये सभी पैसा आम आदमी का नहीं है, ये पैसा नेताओं और बड़े लोगों की है, जिसे व्हाइट मनी भी किया जा रहा था। लेकिन मीडिया को दिए गए तमाम इंटरव्यू में सुब्रत रॉय ने किसी भी गड़बड़ी से साफ इंकार किया। कहा जाता है कि सहारा के खिलाफ कार्रवाई का सीधे तौर पर श्रेय उस वक्त के सेबी प्रमुख यूके सिन्हा को जाता है। बहरहाल मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया और सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया। करीब 2 साल तक वो जेल में रहे। बाद में जमानत मिली, लेकिन शर्त रखी गई कि 10,000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। सहारा ने न्यूयॉर्क और लंदन के होटल्स बेचकर कुछ रकम चुकाई, लेकिन सहारा का साम्राज्य अब बिखर चुका था। निवेशक अपना पैसा पाने के लिए परेशान थे। सेबी ने सहारा की कई संपत्तियां अटैच कर ली। सहारा एयरलाइंस को पहले ही जेट एयरवेज को बचना पड़ा था। रियल एस्टेट और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। वो साम्राज्य जो कभी अरबों खरबों में खेलता था, अब पूरी तरह से ढह चुकी है। वहीं सहारा निवेशकों के पैसा लौटाने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट की शुरुआत की है। हालांकि लोगों को पैसा लौटाने के लिए सरकारी कोशिशों के बावजूद बहुत कम लोगों को अपना पैसा अभी तक वापस मिल पाया है। जब लालच और सत्ता का गठजोड़ होता है तो अंत हमेशा बुरा ही होता है। सहारा श्री की कहानी हमें बताती है कि भारत में सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास जीतना है, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी धराशायी हो जाता है। जय हिंद।